हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। ये यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.1 में फॉल करता है। ये ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है वो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है हम लोग को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस क्या है। पेडिग्री एक चार्ट है पहले, जिसमें कि फैमिली ट्री हमें दिखता है। मतलब कि सपोज़ 2 पेरेंट्स थे, एक फादर एक मदर, उन्होंने शादी की थी और उनके 4 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 2 बेटे, ठीक है। अब इस बेटे ने एक लड़की से शादी की, अब इनके 3 बच्चे हो गए। इस तरह से फैमिली आगे बढ़ता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स के द्वारा, ठीक है। तो इन सिंबल्स के द्वारा और कुछ और सिंबल्स के द्वारा हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई ट्रेट कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई गुण जो है, किसी स्पेसिफिक फीचर जो है वो कैसे फैमिली में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही है कि एक चार्ट है जो कि फैमिली ट्री को दिखाता है और हेल्प करता है इनहेरिटेंस को कैसे, मतलब पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को एनालाइज करने में, कैसे आगे बढ़ रहा है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रांसिस गैल्टन ने ये टर्म सजेस्ट किया था और यूज़ किया था इसे। और इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा बायोलॉजी में मेंडेलियन प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है हमारे अलील्स का। मतलब आपको पता होगा एक क्रोमोसोम के 2 पेयर हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तो सपोज़ दैट हमारे अंदर एक क्रोमोसोम का 2 पेयर है और मदर से भी 2 पेयर मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इनका जब मेटिंग होगा तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो करके ये अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा आउटपुट। जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको AM मदर का और ये A फादर का, यहाँ पे आपको मिलेगा AM और A, ठीक है। इस तरह से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे देखने के लिए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल का, वो भी यहाँ पे सिद्ध होता है। एलिलिज्म भी इससे सिद्ध होता है। आगे जब हम लोग डिटेल में करेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल, तब और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस है कि देखिए, इससे हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई बीमारी आगे बढ़ेगा अगर फैमिली में, सपोज़ सफ़ेद दाग या कोई भी ऐसा बीमारी है जो पेरेंट्स में है, तो क्या बच्चों में हो सकता है कि नहीं। इस तरह से अगर हम लोग को कोई कंक्लूज़न निकालना है तो उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। और आपका जीनोटाइप और आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मतलब अगर कोई बच्चा है, वो बायोलॉजिकल बच्चा, उसके बायोलॉजिकल माता पिता रियली में वही हैं क्या जो सोशल माता पिता हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बट फॉरेन के कल्चर में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिटी डिफ़ाइन करने की कि इसके माता पिता कौन है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रोबैंड एक वर्ड यूज़ होता है या फिर प्रोपोसिटस। देखिए, प्रोबैंड उसे कहते हैं जो कि पहला बंदा हो जिसको हम लोग मतलब पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिनको हम लोग अफेक्टेड पर्सन कहते हैं। मतलब वो कैरियर होगा किसी बीमारी का, या तो वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, उसे हम प्रोबैंड कहते हैं और प्रोपोसिटस भी कहते हैं, और फीमेल के केस में प्रोपोसिटा कहते हैं। अब कुछ स्टैंडर्डाइज सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हर एक बुक में आपको मिल जाएगा, हर एक नोट्स पे मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हेट्रोजाइगोट मेल और हेट्रोजाइगोट फीमेल का यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ शेडेड है। हेट्रोजाइगोट का मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो अलील है वो अलग अलग है, ठीक है। कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के एक A है, एक ये है, ठीक है। दोनों डबल A नहीं है, मतलब दोनों सेम अगर हो जाता है तो हम कहते हैं इसे होमोजाइगस, ठीक है। लेकिन हेट्रोजाइगोट को इस तरह से दिखाते हैं कि अलग अलग है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अफेक्टेड को इसमें कैसे दिखाते हैं, उसको फुल शेडिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ ये पर्सन में भी मतलब बीमारी वाला जीन है, तभी हाफ ब्लैक है, लेकिन इसमें हाफ है।
हाफ है इसका मतलब कि इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसको बीमारी इसका दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कैरियर पर्सन है, ठीक है। कैरियर फीमेल को ऐसे दिखाते हैं। मेटिंग मतलब कि जिसका शादी हुआ है उसके बीच में एक लाइन दिखाते हैं। कॉन्सेगुनस मैरिज में डबल लाइन दिखाते हैं। कॉन्सेगुनस मैरिज मतलब भाई बहन कज़िन इस सब में शादी अगर हो जाता है तो डबल लाइन से दिखाते हैं। इस तरह से आपको ये सब याद रखना है और एग्ज़ाम में कम से कम 8-10 सिंबल्स बना देने हैं जब आप पेडिग्री एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए टाइप ऑफ पेडिग्री पहले तो डिपेंड करता है कि कितने टाइप के जीन होते हैं। तो जीन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट। रिसेसिव वो जीन होता है जो कि अकेला नहीं एक्सप्रेस करता है, तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस हो, मतलब दोनों अलील जो है वो सेम हो और दोनों में बीमारी हो, तभी वो एक्सप्रेस करेगा। बीमारी हो या फिर मतलब कोई एक ट्रेट हो, दोनों अलील में प्रेजेंट हो, दोनों छोटा ए हो या दोनों बड़ा ए हो, मतलब दोनों सेम अलील प्रेजेंट हो एक जीन का, मतलब फादर से आया हुआ अलील और मदर से आया हुआ अलील दोनों सेम एकदम हो, तभी वो एक्सप्रेस करेगा फीचर। और डोमिनेंट क्या है कि अगर फादर से आया हुआ, ये फादर से सपोज आया, ये मदर से आया, तो ये डोमिनेंट है अगर, तो ये अकेले भी शो करेगा, ये इसको सप्रेस कर देगा, ठीक है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। तो सेम रिसेसिव डोमिनेंट सेक्स क्रोमोसोम में भी लगता है। हमारे सेक्स क्रोमोसोम में भी कुछ डोमिनेंट फीचर हैं, कुछ रिसेसिव फीचर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी एक्सप्रेस या शो करते हैं। अगर दोनों डबल एक्स हुआ तो ही शो करेगा, अगर एक्स वाई हुआ तो शो नहीं करेगा। अगर एक्स वाई में शो कर रहा है इसका मतलब वो डोमिनेंट फीचर है, क्योंकि एक सिंगल प्रेजेंट है। एक्स एक्स में शो कर रहा है तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। सिर्फ एक्स एक्स में शो कर रहा है तो वो रिसेसिव है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। ये नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अब इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ अपाला मिश्रा मैम के नोट्स पर। देखिए इनका इंट्रोडक्शन जो था थोड़ा सा ऐसे मतलब ज़्यादा ही डेंस हो गया था, तो मैंने इसलिए आपके लिए अलग से बना दिया, ठीक है। यहाँ देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं पेडिग्री। पेडिग्री इसका कैसा दिखता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये पेरेंट्स थे, इनमें मदर जो थी वो अफेक्टेड फीमेल थी। इनके 4 बच्चे हुए जिनमें से 3 जो है उनमें बीमारी है। अब इसकी बेटी ने किसी से शादी किया जो कि बीमार नहीं था, जिसमें वो जीन नहीं था, तो भी इनके नेक्स्ट जनरेशन में 2 लोगों को वो बीमारी है। इसका मतलब क्या कि हर जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, हर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है बीमारी, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का बीमारी है। मतलब कि इसको एक ही जीन चाहिए, ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं है कि डबल जीन हो बीमारी वाला। सपोज़ ये बीमारी वाला जीन है तो डबल ए स्मॉल वाला हो, ज़रूरी नहीं है एक अलग भी हो तो भी ये दिखे। तो भाई अब आपको तो पता ही है कि असॉर्टमेंट कैसे होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। सपोज़ फादर में दोनों अच्छे जीन थे, ठीक है, और मदर में एक ख़राब और एक अच्छा जीन था, तो इसका अब असॉर्टमेंट कैसे बनाएंगे हम लोग। ये जो ख़राब वाला जीन है ये इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, और ये जो अच्छा वाला जीन है ये इससे करेगा और ये इससे भी करेगा। तो आपको 4 आउटपुट मिलेंगे, ए, ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ए और यहाँ मिलेगा आपको ए और यहाँ मिलेगा आपको ए। तो ये 2 देखिए आपको मिलेंगे जिसमें कि बीमारी आपको आ जाएगा बच्चे के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में। तो वही हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में एक भी अगर बीमारी वाला जीन प्रेजेंट है तो बीमारी आ जाएगा, ठीक है। तो हर जनरेशन में आपको इसमें बीमार व्यक्ति दिखेंगे। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। वर्टिकल पैटर्न माने कि हर एक जनरेशन में ट्रांसफ़र होता हुआ दिखेगा आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि सिर्फ एक अलील की ज़रूरत है और वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सच कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल जनरेशन एंड देयर इज़ नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, कोई स्किपिंग नहीं होगा, हर एक जनरेशन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई ये असॉर्टमेंट जब हो रहा है, ऐसे मैच बन ही रहा है, तो भाई 50-50 चांस है कि एक भी अलील हो ख़राब अगर, तो 2 बच्चे बीमार पाए जाएंगे। तो बहुत चांसेस होता है कि इसमें स्किप नहीं करता है। कैरेक्टर्स
appear in both sexes with equal frequency। ठीक है, दोनों मेल फीमेल दोनों में इक्वल फ्रीक्वेंसी में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाला खेल नहीं है, ये ऑटोजोमल क्रोमोजोम है। अच्छा, ऑटोजोमल और सेक्सुअल क्रोमोजोम में यही अंतर है कि ऑटोजोम जो हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, उसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोजोमल होते हैं, और सिर्फ एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होता है जो कि एक्स वाई या एक्स एक्स होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स। तो अभी हम ऑटोजोमल की बात कर रहे हैं, उन 22 पेयर्स की जो कि सेक्स क्रोमोजोम नहीं। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस देखिए आपको दिखा रहा है कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन अलील्स ऑन ऑटोजोम्स, दैट इज़ नॉन सेक्स क्रोमोजोम। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि ऑटोजोम्स पे, या जिसको कि नॉन सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, उस पर कोई अलील प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके अनुसार उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है। और नॉन सेक्स क्रोमोजोम को नंबर्ड क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो अभी हमने पढ़ा पेडिग्री, वो कौन सा कंडीशन है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब होता है वैसा जेनेटिक कंडीशन जिसमें कि सिंगल कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, दैट इज़ हेट्रोजाइगस भी अगर रहे, होमोजाइगस नहीं भी रहे, तो एक ये रहे और एक ये हेट्रोजाइगस रहे अलग अलग भी, वो भी इनफ एक्सप्रेस करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर को। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। सिमिलर वे में ऑटोसोमल रिसेसिव समझना है आपको, एकदम सिमिलर है। बस आप इस पेडिग्री को देखिए, इसमें क्या होगा कि जब तक कि दोनों अलील ख़राब ना हो तब तक वो बीमारी दिखेगा नहीं। तो ये मदर और फादर दोनों में एक एक अलील ख़राब है। ठीक है, दोनों का कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ख़राब वाला अलील प्रेजेंट है इनमें, लेकिन दोनों में से कोई भी बीमार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। मतलब दोनों ख़राब रहेगा तभी बीमार नज़र आएंगे दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है, हाफ हाफ ही स्टेटेड है, मतलब कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अभी इन दोनों ने शादी की तो आइए देख लेते हैं कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। सपोज मदर थी ये और फादर भी थे ये। चलिए मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ समझने के लिए। फादर वाले को मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे? पहले हमें मिलेगा एक ए और एक ए, फिर हमें देखने के लिए मिलेगा एक ए और एक ए, फिर हमें देखने के लिए मिलेगा एक ए और एक ए, फिर हमें देखने के लिए मिलेगा एक ए और एक ए। ये 4 आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, किससे देखने के लिए मिलेंगे? ये अगर ये मदर है और ये फादर है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के अंदर एक ख़राब वाला जीन था जिसमें कि बीमारी है, और अब बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, बाकी 2 बच्चों में भी ख़राब वाला अलील है, लेकिन चूंकि ये रिसेसिव जीन है इसलिए एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये कैरियर बन जाएंगे लेकिन ये डिजीज़्ड नहीं होंगे। ठीक है, और ये एक स्वस्थ बच्चा भी जन्म ले सकता है। तो इस तरह से देखिएगा आप कि सिर्फ एक बच्चा इनका बीमार है, बिल्कुल इसी तरह से। और नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखा दिया है, भाई बहन की शादी करवा दी। सपोज़ ये किसी नॉर्मल मेल से शादी करता है जो बीमार नहीं, नॉर्मल फीमेल से शादी होता है इस व्यक्ति का जो कि बीमार नहीं है, तो फिर क्या आउटकम आता? जो बीमार नहीं है उससे ये आउटकम आता। ठीक है, वो कैसे आता? चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ ये बीमार व्यक्ति है तो इसमें दोनों ख़राब अलील होगा, और ये फादर का है, फादर के लिए ब्लू यूज़ करते हैं हम लोग, तो चलिए फादर के लिए ब्लू यूज़ कर लेते हैं, इसमें दोनों ख़राब अलील है। मदर के लिए हम रेड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मदर में कोई भी ख़राब अलील नहीं है। तो इनके बच्चे कैसे होंगे आप भी लिख सकते हैं। पहला ये आएगा, दूसरा बच्चा कैसा आएगा? ए, तीसरा बच्चा कैसा आएगा? वही
सबके अंदर एक ही तरह का आपको नज़र आने वाला है। चौथा बच्चा भी वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि कोई भी डिजीज़ नहीं आएगा। सिंपल बात, मोटा मोटी यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे कोई भी बच्चा जो है डिजीज़्ड नहीं है। सबके अंदर एक ख़राब वाला अलील मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर दोनों ख़राब अलील मौजूद नहीं है, क्योंकि पिता के अंदर नहीं था या माता के अंदर नहीं था, एक व्यक्ति के अंदर नहीं था। तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो है उस कैरियर बन जाएगा। मतलब उसके अंदर ख़राब जीन मौजूद है लेकिन वो बीमार नहीं नज़र आएगा, तो वो कैरियर वाला जनरेशन बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसकी शादी किसी ऐसे ही व्यक्ति से होगी जिसके के अंदर आधा ख़राब हो, मतलब कि वो कैरियर हो, दूसरे कैरियर से शादी कर ले वो, तो भाई उसका नेक्स्ट जनरेशन फिर से एक बीमार व्यक्ति नज़र आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से समझने की चीज़ है। ये दो अलग अलग एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि कब बीमार व्यक्ति नज़र आएगा और कब बीमार व्यक्ति नज़र नहीं आके सिर्फ कैरियर नज़र आएंगे आपको। ये सब कैरियर है। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसमें भी समझ जाइएगा आप कि इसमें हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि एक जनरेशन में आप भी जज कर सकते हैं कि बीमार है या नहीं है। इसमें सब कैरियर है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि एक जनरेशन में दिखेगा बीमार है, अगले जनरेशन में दिखेगा कोई बीमार नहीं है। ठीक है, जनरेशन में भी स्किप्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये जनरेशन स्किप हो गया, इसमें सारे के सारे कैरियर हैं, कोई बीमार नहीं है। बोथ सेक्सेस में इक्वल फ्रीक्वेंसी से होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हम लोग ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। डिजीज चाइल्ड जो है वो मे और मे नॉट हैव डिजीज पेरेंट। अब ये डिजीज चाइल्ड है, इसके पेरेंट्स तो डिजीज़ नहीं थे, बस कैरियर थे। तो वही बात है कि मे और मे नॉट भी डिजीज हो सकता है। फिर कैरियर्स आर प्रेजेंट। देखिए कैरियर इतना बड़ा एक जनरेशन बन जा रहा है पूरे कैरियर्स का, तो कैरियर आपको हर बार मिलेगा। और कैरेक्टर्स जो है वो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में आ जाता है, ऑफ कोर्स आ रहा है। इसको बीमारी कहाँ से मिली? अपने माता पिता से नहीं मिली, इसको मिली इसको मिली यहाँ से बीमारी मिली। अपने ग्रैंड पेरेंट इसके बीमार थे, इसलिए ये भी बीमार हो गया। मदर फादर कोई नहीं बीमार था, बस कैरियर था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, शायद लास्ट में भी कुछ एग्जांपल्स थे। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल्स हैं, हंटिंगटन डिजीज़, शॉर्ट लिम्ड ड्वार्फिज्म, ब्रिटल बोन, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये सब आपको नाम याद रख लेना है, एग्जांपल तो लिख के आना ही है। इसमें भी ऑटोसोमल रिसेसिव में एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, एलके पिटोनोरिया, पता नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसे प्रोनाउंस करना, फिनाइल किनूरिया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस किसे कहते हैं पता ही आपको? जब दोनों कॉपी म्यूटेटेड जीन की हो, मतलब कि दोनों कॉपी में बीमारी हो, होमोजाइगस हो, तभी उसमें डिजीज़ और ट्रेट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। देखिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड रिसेसिव, सब पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा मेल के अंदर एक्स वाई दोनों मौजूद होता है, फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स एक्स मौजूद होता है। तो आइए इसका पहले हम पेडिग्री देख लेते हैं। देखिए इसके पेडिग्री में भी आपको दिख रहा है एक फादर एक मदर है, फादर डिजीज़्ड है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बेटियों में ट्रांसफ़र हो रहा है, बेटों में नहीं हो रहा है। और मदर डिजीज़्ड है, अगर वो किसी नॉर्मल व्यक्ति से शादी करती है तो मदर से बेटा और बेटी दोनों में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए एक्स लिंक्ड का आप खेल समझने के लिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सब चलिए फिर से हम अपना हथियार निकाल लेते हैं। फादर के लिए फादर के पास क्या है? एक्स और वाई दोनों हैं। ठीक है, मदर के पास क्या है? सिर्फ एक्स और एक्स है। ठीक है, अभी इनका जब शादी होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें? एक्स एक्स, दो एक्स एक्स मिलेंगे। पहले इनको मैंने इससे और इससे करवा दिया, दो एक्स एक्स मिल गया आपको। अब क्या मिलेगा? एक वाई एक एक्स और अगेन एक वाई और एक एक्स। इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें यहाँ वाई ठीक से नहीं लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, वाई और एक्स। इतने 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कैसे कैसे आपको बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी देखिए कौन डिजीज़ था? फादर डिजीज़ था।
फादर में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जोन क्रोमोजोम था। मतलब ये जो एक्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ ऐसा कि वो अगर सिंगल हैंडेडली भी प्रेजेंट रहेगा तो वो आपको डिजीज़ दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्स कहाँ कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद है। तो ये कौन है, ये दोनों बेटियाँ हैं क्योंकि दोनों एक्स एक्स है, ठीक है। तो दोनों बेटियों में आपको देखने के लिए मिल गया कि डिजीज़ रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक ही एक्स मौजूद है, काफ़ी है डिजीज़ के लिए क्योंकि डोमिनेंट है। इसमें क्या है, वाई एक्स, इसमें मदर वाला एक्स है, बेटों में मदर वाला एक्स है, इसलिए ये बेटों में नज़र नहीं आया आपको यहाँ पे। कितना सिंपल है, अगर आप इस तरह से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। सेम वे में अगर आप मदर का एक्स, अगर मदर का एक एक्स अगर आपको दिख जाता है कि डिजीज़ड है तो कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। छोड़ना ही क्यों, जब सब हम कर ही रहे हैं तो क्यों छोड़ें। सपोज़ ये फादर का एक्स वाई है, ये मदर का एक्स वाई है, मदर का एक्स एक्स है, ठीक है। चलिए इसी डायग्राम से हम समझ लेते हैं, अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी डायग्राम से हम समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। मदर का एक ही एक्स, x1 और x2 दोनों एक्स ही होता है, बट फिर भी हम नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे ये x1 है, यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। सपोज़ ये x1 जो है मदर का, ये डिजीज़ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है भाई, तो एक भी ख़राब होगा तो चलेगा। तो हमने मान लिया कि x1 डिजीज़ड है। तो अभी देखिए किस में x1 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ x1 नज़र आ रहा है, मतलब एक बेटी भी बीमार है, और y(x1) मतलब कि xy वाला जो कि बेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें भी एक x1 है। तो यहाँ बेटा भी बीमार नज़र आ रहा है आपको, बस यही रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, बेटा भी इनका बीमार है, बेटी भी बीमार है, ठीक है। इस तरह से ये ट्रांसमिशन होता है आगे की तरफ। कितना ईजी है समझना इसको। ये x2 वाला जो है वो बीमार नहीं होगा क्योंकि x2 अच्छा था, तो एक बिना बीमारी के भी बच्चा आपको दिखेगा, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट आप समझ गए होंगे, अब बस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना है कि इसमें हर एक जनरेशन में कंडीशन दिखता है, कोई स्किपिंग नहीं है भाई। डोमिनेंट है तो हर एक जनरेशन में दिखेगा, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर जीन इनहेरिट हुआ है फ्रॉम फादर साइड तो डॉटर को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा ओनली बिकॉज फादर हैज़ 1 एक्स, तो वो बेटी में ही जाएगा, मदर वाला एक्स जो है वो बेटा में जाता है। विच इज़ गिवन टू डॉटर्स ऑलवेज, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि फादर वाला जो एक्स है वो आपको कहाँ नज़र आ रहा है, बेटियों में नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, बेटियों वाला देख लिया हमने। हाउएवर इफ अ जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर साइड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल चांसेस टू इनहेरिट इट। अभी हमने देख लिया ये x1 कहाँ मौजूद है, एक यहाँ मौजूद है बेटी के पास, एक बेटा के पास। मदर के साइड से अगर आ रहा है तो दोनों को इक्वल चांस है बीमार होने का। सेक्स बायस इज़ प्रेजेंट, ठीक है, मतलब अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स आर नॉट इक्वल। भाई एकदम इक्वली नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए इस जनरेशन में सिर्फ फीमेल्स बीमार हैं, इसमें दोनों बीमार है, तो इसलिए सेक्सुअली बायस्ड रूप में ये बीमारी आगे बढ़ता है, इस तरह का बीमारी आगे बढ़ता है। डिजीज़ चाइल्ड जो है उसमें डेफिनेटली एक डिजीज़ पेरेंट होगा। ये अगेन और डोमिनेंट एलील की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको है कि अनलेस एंड अनटिल फादर डिजीज़ड हो, सिर्फ कैरियर होने से चलेगा नहीं, डिजीज़ड होगा, कैरियर होगा ही नहीं। अगर उसमें एक भी जीन ख़राब मौजूद है तो वो आपको डिजीज़ नज़र आएगा ही आएगा। तो इसलिए हर एक जनरेशन में उसके पीछे वाले जनरेशन में कोई ना कोई बीमार होगा तभी आगे बढ़ेगा। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एलील्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। अभी हमने पीछे ऑटोसोमल क्रोमोसोम पढ़ा था, अब सेक्स क्रोमोसोम पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्स रिसेसिव के बारे में। एकदम सिमिलर वे में समझना है, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि इसका पेडिग्री देखिए आप, इसमें एक्स सी और वाई आपको दिख रहा है। एक्स सी माने कि ये एक्स जो है ये बीमारी वाला है, कैरियर वाला समझ लीजिए इसको। तो ये फादर में एक ही प्रेजेंट है फिर भी ये बीमार, तो आप कहेंगे कि अरे ये तो डोमिनेंट है। नहीं, ये डोमिनेंट नहीं है, सिंगल प्रेजेंट है क्योंकि इसका सेकंड वाला एक्स यहाँ नहीं है ना, एक ही एक्स है। अगर सेकंड एक्स होता तो ये दब जाता, तब ये बीमार नहीं होता है। यानी कि ये मदर में अगर ऐसे रहता तो मदर सिर्फ कैरियर होती। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक्स बीमार वाला, एक अच्छा वाला है, तो ये सिर्फ कैरियर बन गया। यहाँ पे एक ही एक्स है, दूसरा तो वाई है, तो
एक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिर्फ यही प्ले कर रहा है, यानी कि ये बीमार है, इससे तो ये बीमारी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। तो पिता बीमार है तो कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, पीछे मैंने आपको इतने बार समझाया। तो इसमें जो डॉटर्स होंगी वो उसमें डबल एक्स रहता है, तो पिता से एक एक्स उसमें ज़रूर जाता है, इसलिए वो डॉटर्स कैरियर बन जाएंगे अगर मदर को कोई वो बीमारी नहीं है तो, ठीक है। तो बेटियां ज़रूर आपको मिलेंगी कि कैरियर है, ठीक है। वहीं अगर इन कैरियर बेटियों का शादी स्वस्थ लड़कों से भी होता है तो क्या होगा, इनके जो बच्चे होंगे उसमें बेटियां तो कैरियर बन जाएंगी लेकिन बेटे बीमार नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें अगेन मदर वाला एक्स आएगा, ठीक है, फादर वाला वाई आएगा। तो मदर वाला एक्स जो है वो बीमार वाला है और सिंगल एक्स प्रेजेंट है, इसलिए वो एक्सप्रेस कर देगा खुद को। तो एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, फादर से डॉटर में दिख रहा है, फिर मतलब मदर से सन में दिख रहा है, ठीक है। डॉटर सिर्फ कैरियर बन रही, यहाँ पे डॉटर्स भी बीमार हो सकती थी अगर मदर में वो हाफ एक्स जो है मदर कैरियर होती है, उसकी मदर का भी एक अगर बीमार वाला होता तो ये डॉटर्स भी बीमार हो सकती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, फाउंड वेदर इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज़ फ्रॉम फादर से डॉटर, डॉटर से सन, अभी हमने देखा फादर से डॉटर और यहाँ डॉटर से सन, ठीक है। कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, हाउएवर ओनली फीमेल्स कैन बी कैरियर्स एज मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स होता है इसलिए वो कैरियर बन सकती हैं, क्योंकि एक ख़राब रहेगा तो दूसरा उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं होने देगा, क्योंकि ये रिसेसिव जीन्स है। बट लड़कों में तो भाई एक ही एक्स है, अगर ये ख़राब है तो एक्स वाला प्रॉब्लम उसमें, अगर इसमें कोई बीमारी है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज पॉसिबल। देखिए इस जनरेशन में कोई बीमार नहीं है लेकिन अगले जनरेशन में है। अ डिजीज चाइल्ड में और मे नॉट हैव डिजीज पेरेंट, ये डिजीज चाइल्ड है, इसके पेरेंट्स में कोई बीमारी नहीं है, दोनों के दोनों स्वस्थ हैं, बस कैरियर है। कैरियर होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बीमारी है, वो बस जीन को कैरी कर रही है। सेक्स बायस इज प्रेजेंट, बिल्कुल है, फीमेल्स ही कैरियर बन सकती हैं, फीमेल्स हर जगह कैरियर बन सकती हैं, मेल जो है वो डिजीज हो जाएगा जब भी रहेगा, तो फिर सेक्सुअल बायस भी है। एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट अपॉन ब्लीडिंग, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, लड़कों में ज़्यादा होता है, यही यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने के लिए। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी उसी तरह से है, वाई क्रोमोसोम जो है एक ही जगह होता है फादर के पास, मदर के पास नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका भी देख लेते हैं, ये एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। अब वाई जो है उसमें बीमारी है, सिंगल वाई है इसलिए एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए फादर में बीमारी दिख रहा है आपको। इसके सपोज 3 बच्चे हुए, अगेन ये वाई सिर्फ बेटा में ही आएगा, बेटी में तो आएगा नहीं, बेटी में तो एक्स एक्स होता है, तो ये तो भाई बीमारी से मुक्त हो गई। तो ये आपको बेटा जहाँ भी रहेगा वहाँ पे बीमार नज़र आएगा, क्योंकि ये जीन जो है वाई वाला पिता से ही मिलता है बेटे को। तो भाई अब वाई में अगर कोई बीमारी आ गया तो वो हर एक जनरेशन के बेटों में ट्रांसफ़र होगा, बेटों की किस्मत ख़राब, ठीक है। दिस रेफर्स टू जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर म्यूटेशन आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, हेंस ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल्स आर नॉट, ऐसे फीमेल्स नॉट हैव वाई क्रोमोसोम, ठीक है। सिंपल है, एकदम मुश्किल नहीं है समझना इसको। ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड होलैंड्रिक कैरेक्टर्स। देखिए इसको आपको याद रखना है, होलैंड्रिक कैरेक्टर्स मतलब वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ मेल्स में नज़र आता है, फीमेल्स में नहीं नज़र आता। अब कुछ फेमिनिस्ट उठ कर आएंगी और कहेंगी हमें इक्वालिटी चाहिए, हमको भी होना चाहिए ये बीमारी, हमको कैसे नहीं हो रहा है, तो भाई अब कौन समझाएगा मूर्खों को। नेक्स्ट है नो कैरियर्स एज मेल्स आर होमोजाइगस, ठीक है। कोई कैरियर इसमें नज़र नहीं आएगा, या तो बीमार होगा या तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। ये बीमार नज़र आएंगे या तो नहीं है तो कुछ नहीं, कैरियर नहीं आएंगे, ठीक है, कैरियर वैरियर नहीं होता है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन पॉसिबल है अगर बेटियां हुई सिर्फ एक जनरेशन में, नहीं, स्किपिंग ऑफ जनरेशन पॉसिबल नहीं है, आई एम सो सॉरी। कैसे जनरेशन स्किपिंग ऑफ जनरेशन पॉसिबल होगा? अगर सपोज इसका बेटा नहीं होता, सिर्फ बेटी होती 3, तो क्या होता,
अगर बीमारी का पीछे ही रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं वो बीमारी, तो कितना अच्छा है ना। कभी कभी लड़का पैदा ही नहीं करो, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा। अ डिजीज्ड सन विल हैव अ डिजीज्ड फादर, एकदम डिजीज सन विल हैव अ डिजीज फादर। एग्जाम्पल आपको दे देना है, हाइपर ट्राइकोसिस पिनैक, मोर हेयर ऑन ईयर। ये तो भाई इंडिया में हर दूसरे व्यक्ति को था पहले, सबके कान पे ज़्यादा बाल था। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ट्विन स्टडीज़ पढ़ना है हमें, और आई होप बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आप समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।